इस वीडियो में हम लोग 11 फरवरी को जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को हल करेंगे। इससे पहले आप तमाम जगहों पर इसको पढ़ चुके होंगे, इसको देख चुके होंगे, लेकिन सवाल बनता है कि आप इस वीडियो को क्यों देखें। तो पहला लाभ आपको ये मिलेगा कि इस पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े थे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन बिना पढ़े हुए प्रश्नों को सामान्य लॉजिक के आधार पर आप सही कर सकते थे। तो पहला लाभ आपको ये मिलेगा। दूसरा, किस तरह से आपके आते हुए प्रश्न, सरल से प्रश्न गलत हुए हैं, कौन सा आपने तरीका अपनाया, दो फायदे ये हो गए। तीसरा, जो करंट अफेयर्स पूछा गया है वो अप टू डेट मिलेगा आपको, वर्तमान संदर्भ में बताऊंगा। चौथा फायदा, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आसान ट्रिक्स के जरिए आपको बताऊंगा। पांचवा फायदा ये बताऊंगा कि जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह से बदला है, फिर चाहे जीएस हो या फिर करंट अफेयर्स हो। तो इतने सारे फायदे हैं जिनके लिए आपको वीडियो देखना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण वाले क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। कथन और कारण, इस तरह के प्रश्न हल करने से पहले एक चीज़ अपनी गांठ में बांध लेनी है कि कथन पढ़ने के बाद कारण पढ़ने से पहले आप क्यों की जरूर जोड़ा करें। तो कथन को पढ़ा, उसके बाद क्यों की, फिर कारण पढ़ा। यदि दोनों में तालमेल बन जा रहा है तब तो कथन ठीक है, कारण ठीक है और व्याख्या भी सही करता है। यदि तालमेल ना बने तो व्याख्या नहीं हो रही है। देखिए कैसे समझते हैं। पहला है, कथन है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है क्योंकि ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। ये आप सबको पता है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब घटता है, ना कि बढ़ता है। इसीलिए ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है और सांस फूलने लगती है। तो देखिए, कारण गलत है और कथन ठीक है। इसको थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं, इसमें घुस के समझते हैं। मान लिया आपने कोई भगोना लिया, उसमें चावल रख दिए, तेज फ्लेम पे जला दिया इसको, क्या होगा? पानी जल्दी उबलने लगेगा और चावल कच्चे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है। ढक्कन अगर इसके ऊपर ढक देंगे, बढ़िया से बंद कर देंगे, तब जो पानी के बुलबुले उठने वाले थे इसमें से, वो अधिक एयर प्रेशर के चलते, अब ऊपर से हवा बंद हो जाएगी उसकी, तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो बुलबुले हैं वो जल्दी नहीं उठेंगे, पानी देर में उबलेगा और चावल पक जाएंगे। यही होता है पहाड़ों पर। पहाड़ों पर जब वायु दाब कम होगा तो पानी और भी जल्दी से उबलने लगेगा। फलस्वरूप क्या होगा? आपकी जो डिश है वो कच्ची रह जाएगी। तो वहाँ पर क्या करना होगा? कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इनकी व्याख्या आप चाहें जैसे पढ़ें, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? देखिए कैसे आपको इसे करना है। बताया है कौन से नहीं है। आपने कांधार खूब पढ़ा होगा, कई बार लोगों के मुंह से, और छोटी छोटी वीडियो भी देखी होंगी। एक विमान था IC-814, 1999 में इसको हाईजैक कर लिया गया था और आतंकवादियों ने इस विमान को ले जाके कहाँ रखा था? कांधार में। तब कांधार कहाँ था? अफगानिस्तान। तो एक तो आपको मिल गया कि कांधार अफगानिस्तान में है। ठीक है। इस विमान के बदले 3 आतंकियों को रिहा करवाया गया था 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो आपको कांधार इस विमान के जरिए पता लग गया, थोड़ा सा आपने कनेक्ट करवाया। ये वही उन 3 आतंकवादियों में मसूद अजहर भी था जो पुलवामा अटैक के लिए भी जिम्मेदार था। काफ़ी आलोचना हुई सरकार की। तो कांधार आपका फिक्स हो गया। फिर इतिहास में आप पढ़ते हैं किसको? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, इन सब को पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि गजनी ये भी अफगानिस्तान में है। बचा क्या? फरगना, बाबरवाला और समरकंद। उज्बेकिस्तान की आप राजधानी जानते हैं क्या है? ताशकंद। तो जहाँ ताशकंद है वहीं समरकंद भी होगा। तो समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। तो क्या नहीं है अफगानिस्तान में? एक तो गजनी है अफगानिस्तान में, दूसरा कांधार है अफगानिस्तान में। क्या नहीं है? 2 और 4 नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक वाइक करते चलो, लोगों तक शेयर करना, तभी चीज़ें जो है बढ़िया से होंगी। तीसरा है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? अब देखिए, आपको ना भी पता हो, थोड़ा सा पता होगा काम चल जाएगा। आप सबको पता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। तो पहले खिज्र खान आ जाएगा और अंत में आ जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। तो पहला और चौथा आपको पता है। तो देखिए 2 विकल्प सिरे से खारिज हो गए। इन 2 में से कोई एक सही है। अब आप जानते हैं कि खिज्र खान के बाद दूसरा शासक था मुबारक शाह। तो देखिए पहला और चौथा, और ये दूसरा इसमें फंस रहा है। तो इस तरह से डी ऑप्शन, पहला और 1 मिनट,
खिज्र खान और अलाउद्दीन आलम शाह, पहला और चौथा हो गया। तीसरे नंबर पर जो है मोहम्मद शाह, हाँ तीसरे नंबर वाले मोहम्मद शाह जो हैं वो खिज्र खान के बाद हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो पहला और अंतिम याद रखिएगा और दूसरा भी याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी, कार्बन रेजिस्टेंट पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है और प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली इसमें धारा बतानी है आपको। तो ओम का नियम आप सब जानते हैं, प्रतिरोध बराबर होता है V/I, मतलब वोल्ट अपान धारा, लेकिन यहाँ से जब धारा निकालेंगे I तो हो जाएगा V/R। तो प्रतिरोध इसमें दिया है कितना, 15। तो 15 धारा भी, 15 प्रतिरोध और 15 विभव मान के इसका सही आंसर 1 एम्पियर निकाल लिया जाएगा। थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, इसको आप रट ही जाइएगा और इसी तरह के क्वेश्चन प्रायः रिपीट भी करता है आयोग। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही तरीके से व्यवस्थित करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने गलत भी किया होगा और थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। कैसे? पानी बरसता है, मान लिया ये खेत है, पानी बरसता है, छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ऐसे गिरती हैं ज़मीन पर। आप देखेंगे जहाँ पे बूंद गिरेगी उस बूंद के चारों ओर मिट्टी जो है वो छितर जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला अपर्दन क्या हुआ या क्षरण कौन सा हुआ? बौछारी क्षरण। जब लगातार बूंदें गिरती रहेंगी तो इस तरह से जो मिट्टी अलग अलग हो रही थी, बूंदों की संख्या अधिक होने के कारण हर जगह पे अलग अलग हो जाएगी। तो पहले केवल और केवल बूंद के चारों ओर अपर्दन हुआ करता था, अब पूरी शीट, पूरी परत का अपर्दन हो जाएगा, परत का अपर्दन हो जाएगा। और यही परत जब बहने लगेगी थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा पानी बरसेगा तो क्या होगा? तब होगा नलिका क्षरण। छोटी छोटी नालियाँ बन जाएंगी, उनके जरिए मिट्टी और पानी दोनों बहने लगेंगे। जब यही नालियाँ गहरी हो जाएंगी, लगातार पानी बरस रहा है, बड़ी बड़ी धारा निकलने लगी है, तो गहरी नालियाँ बन जाएंगी, उनको कहा जाता है अवनलिका अपर्दन। तो चंबल नदी जो है, आप सबको पता होना चाहिए और कई बार मैंने बताया भी है, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जिम्मेदार रहती है। तो सबसे लास्ट में पहला वाला जाएगा और सबसे पहले आएगा बौछारी क्षरण। तो 2 और 1, सबसे पहले 2 और अंत में है लास्ट में पहला, और चौथा जो है दूसरे स्थान पे है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आप बताइएगा कि ये क्वेश्चन कठिन था। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। आप सबको पता है कि आर्टिकल 76 में दिया गया है कि जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रसाद पर्यंत करते हैं, मतलब उसको अपनी इच्छा से हटा सकते हैं। तो पहला कथन गलत हो गया, राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पे बने रहते हैं। दूसरा है, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। आप सबको पता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो संसद के दोनों सदनों की बैठक में शामिल हो सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। मतदान कौन कर सकता है? चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद। तो जब सांसदों की तरह काम नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है, तब उसको विशेषाधिकार भी नहीं मिलेंगे। तो दूसरा वाला कथन सही है, वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के अधिकारी नहीं हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब यहीं पर इसमें सुधार कर लीजिएगा, ये इनकी व्याख्या गलत है। फिर है, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? तो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, स्विमिंग पूल का कम गहरा प्रतीत होना, इसके साथ ही बाल्टी में कोई छड़ पड़ी हुई है उसका ऊपर उठ के थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देना, या कोई सिक्का पड़ा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब घटनाएं जो हैं वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, याद कर लीजिएगा। अगला फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। 5 आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया संगठन है। आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया भी था। 5 देश हैं, भविष्य के लिए भी याद कर लीजिए। कनाडा और अमेरिका 2 भैया, और इधर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों भैया। तो 4 ये हो गए, अकेला कौन बचा? यूके। तो ये कुल 5 देश हैं जो 5 आइज के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 5 आँखें, मतलब ये क्या करते हैं? कोई अपराध घटित होता है, उससे संबंधित जो खुफिया जानकारी है उसको साझा करते हैं और मिल के उसको सॉल्व करते हैं। तो कथन तो ठीक है, अब कारण देख लो। अब कारण पढ़ने से पहले आपको लगाना पड़ेगा क्यों।
क्योंकि क्योंकि वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं, इसीलिए इनको 5 आइज कहा जाता है। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी सही से हो रही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। यह है कथन। कारण क्या है? कारण है मूसला प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। कारण भी ठीक है, आप सबको पता है, जैसे गेहूं लगा दिया और उसके साथ सरसों बो दी, तो सरसों की जो जड़ है इसको अंतरासस्यन कहा जाता है। जब दो तरह की फसलें एक साथ बोई जाती हैं और दोनों बढ़िया से उनका पालन पोषण होता है, बढ़िया से उनका उत्पादन होता है, तो इस प्रक्रिया को अंतरासस्यन कहा जाता है। तो ये होती किस आधार पर? देखिए, ऊपर गेहूँ हो गया, ये मिट्टी की ऊपरी सतह पे हो गया, लेकिन जो सरसों का पौधा है उसकी जड़ जो है वो मूसला है, मतलब गहरी जड़ है उसकी नीचे, तो मिट्टी में ही ये गहराई से नमी ग्रहण करेगी और ये जो गेहूं का पौधा है ये ऊपर से नमी ग्रहण करेगा। इसमें क्या होगा? कोई कंपटीशन नहीं है। तो कथन और कारण देखिए दोनों सही हैं। पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते, ये गहराई से पोषक तत्व लेता है, नमी लेता है, और ये ऊपर से ही ले लेता है गेहूं का पौधा। लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं, कुछ प्रजातियाँ भी होती हैं, जैसे गेहूं और सरसों की कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो बहुत अच्छे से रहती हैं। इसके साथ ही जिस क्षेत्र में इन फसलों को उगाया जाता है उसकी जलवायु भी इनके पोषण के लिए जिम्मेदार होती है, उस पर भी निर्भर करता है। और भी कई कारक हैं, कीट प्रबंधन भी जिम्मेदार होता है। तो केवल एक कारण नहीं है, कई अन्य भी कारण हैं जिनके कारण ये दोनों फसलें प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। केवल और केवल जड़ प्रणाली ही नहीं है, कई अन्य कारण हैं जिनके कारण प्रतिस्पर्धा नहीं करती। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या दोस्त सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10वां है, निम्नलिखित पर विचार करना है और इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, कभी भूलोगे नहीं। पाई मेसान की खोज मुझे नहीं पता है, बाकी आप सब जानते हैं ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। पा का मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अब क्या करना है, हमें इनके वर्ष याद करने हैं, तभी तो हम इनको सेट कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन दोस्तों मुक्त रहता है, एकदम युवा और उत्साहित युवा की तरह रहता है। तो आपने एक कथन तो पढ़ा ही होगा स्वामी विवेकानंद जी का, उठो जागो और संघर्ष करो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल ना मिल जाए। तो ये कथन सबको पता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रामकृष्ण मिशन संस्था थी उसकी स्थापना 1897 में की गई थी। तो उठो जागो मतलब ये युवा के लिए कहा जा रहा है। युवा में क्या है? इलेक्ट्रॉन भरें, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉनों को जगाओ। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज इन्हीं से जोड़ के याद रखिएगा 1897 में हुई थी, जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ऐसे ही प्रोटॉन की खोज की बात करते हैं। प्रोटॉन मतलब प्रोटीन। देखिए कैसे याद करेंगे आप, इतिहास भी आपका यहीं पे तैयार होगा और ये क्वेश्चन भी तैयार होगा। प्रोटॉन को प्रोटीन पढ़िएगा। और प्रोटीन आपने सुना होगा इतिहास में 1909 मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें क्या हुआ था, जो मुसलमान थे भारत के उनको पृथक निर्वाचक मंडल के तहत उनकी वोटिंग करने का प्रावधान किया गया था। मतलब मुसलमान को केवल मुसलमान ही चुनेंगे। तो क्या किया, मार्ले मिंटो ने प्रोटीन पिला दी किसको? मुसलमानों को, तथाकथित उनको मोटा करने के लिए ना। मुसलमानों को लगा कि अरे ये तो हमारे मन की बात हो गई, लेकिन भारत में बांटो और राज करो की नीति के जो बीज हैं वो यहीं से पड़ गए थे। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो प्रोटीन किसको पिलाई गई? मुसलमानों को। कब? 1909 में। तो प्रोटॉन की खोज 1909 में हुई। इलेक्ट्रॉन हमको पता ही है, जान ही लिए हैं 1897 में। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें, न्यूट्रॉन किस में इस्तेमाल होता है? नाभिकीय रिएक्टर में। क्या होता है? यूरेनियम 235 पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है। ये यूरेनियम टूटता है और नए इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं और ये फिर से दूसरे हिस्से पर बमबारी करते हैं और इस तरह से एक पूरी चेन बन जाती है जिसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन। तो न्यूट्रॉन जो है लगातार तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे ही कम्युनल अवार्ड हम लोग पढ़ते हैं। रैमजे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड कब आया था? 1932 में। जहां 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने की बात कही गई थी, पृथक निर्वाचन सिद्धांत लागू करने की बात कही गई थी, वहाँ पर जो कम्युनल अवार्ड है उसने सिख, ईसाई और जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, पारसी वगैरह, इनको भी अलग से चुनने का सिद्धांत लागू करने की व्यवस्था की थी।
मतलब न्यूट्रॉनों की बमबारी की थी इन लोगों को तोड़ने के लिए। तो 1932 में किसकी खोज हुई थी? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन 1932, इलेक्ट्रॉन 1897 और प्रोटॉन 1909। अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन है? मेसान को एकदम लास्ट में, क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई थी। अब कब हुई थी यार, ये याद मत करो, और करना चाहो तो कर लेना, मुझे नहीं पता है। तो 1897 वाला पहले आ जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन 3। फिर 1909 वाला आ जाएगा। 1909 वाला कौन आएगा? प्रोटॉन 3 के बाद 4। फिर आएगा 2, 3 4 2। देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। इन्होंने भी सी ही सही माना है और सही भी है। पाई मेसान की खोज आप देख लीजिए 1935 में हुई थी। और इनके नाम भी याद कर लीजिएगा किसने खोज की थी, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से कथन और कारण वाला है। कथन है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। आप सबको पता है गांधी जी हथियार अपने वहीं पे जुटाए थे अफ्रीका में। सत्याग्रह, अहिंसा, ये सब चीज़ें उन्होंने अफ्रीका में ही अच्छे से सीखी थी और उनका इस्तेमाल भारत में आके किया। तो पहला मतलब कथन ठीक है। कारण क्या था? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो जिस तरह से हिंदी वाला हम लोग पढ़ते हैं उस तरह से कथन ठीक है, कारण भी ठीक है, व्याख्या भी हो रही है। लेकिन जहाँ इंग्लिश वाला हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। मिलिटेंट स्ट्रगल, यहाँ पर हिंसा की बात हो रही है और गांधी जी हिंसा की बात नहीं करते थे, तब ये जो कारण है वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग हिंदी वाले को ही आधार बना के इसका उत्तर चुनेंगे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर ये गणित का सवाल है। अगर आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिला तो इसी तरह से गणित के सवाल भी अलग से हल करा के दूंगा आपको। तो लाइक वाइक करते रहना, लोगों तक शेयर वेयर भी करना। करंट अफेयर का सवाल है, जया वर्मा सिन्हा भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। अभी कौन हो गए हैं? सतीश कुमार हो गए, याद कर लीजिएगा। ये सब मैंने आपको नेविगेटर में कराया है। बाकी श्रेथा थाविसिन ये पूर्व थाईलैंड के पीएम हैं। अब इनकी जगह पे नई वाली आ गई हैं। आपने खूब देखा होगा, अभी मोदी जी यात्रा पर रहे हैं तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। और इस तरह से जब आप मोहम्मद मोइजू की मौज कहाँ हुई? मालदीव में राष्ट्रपति बन के। ये सब मैंने बेहतर ट्रिक के जरिए आप सबको याद कराए थे। तो इनको जब मिलाएगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक अलग क्वेश्चन, अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और शहर दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कितने सही हैं। आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा सही है, कितने सही हैं। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में है। स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर शुष्क माहौल है तो ये संस्थान भी वहीं पर होगा। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में ना होकर दोस्त शिमला में है, तो ये सुमेलित नहीं है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर वर्षा वन है, जोरहाट मतलब असम, तो ये असम में है। चौथा है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश में है। तो देखिए एक कथन ही गलत है, एक विकल्प ही गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? 3। अपनी तरह का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन सब पे भी आपको नज़र बना के रखनी है। क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान करके बताऊंगा। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? एक तरह का फिल्टर होता है जिसमें से कुछ विशेषता वाले अणु जो हैं या फिर द्रव हैं वो बाहर निकल जाते हैं और विशेष अणु या फिर द्रव बाहर रह जाते हैं। जैसे आप चाय छानते हैं तो चाय पत्ती अलग, चाय अलग। विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए, विलायक जिसमें चीज़ घोली जाती है और विलयन, विलायक और विलय को घोलने पर जो चीज़ बनती है उसे विलयन कहा जाता है। तो विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाते हैं, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। अब जैसे ये पानी है, पानी भरा हुआ है तो ये क्या है? अभी इसमें हमने कुछ मिलाया नहीं, तो ये क्या है? विलायक। इसमें आपने डाल दिया किशमिश, किशमिश डाल दिया। पानी की सांद्रता कैसी है? कम, और किशमिश के अंदर जो द्रव भरा है उसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो जब ये द्रव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाए तो उसको क्या कहा जाता है? उसको परासरण कहा जाता है। ठीक है, समझ लीजिए, उसको परासरण कहा जाता है। ये किशमिश और ये पानी, जब ये पानी इसके अंदर जाए, अब जाता ही आप सुबह शाम को भिगोइए, सुबह मोटी मिलेगी, तो इसको क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। और जब उच्च सांद्रता, इसके अंदर सांद्रता मतलब गाढ़ापन ज़्यादा है, आसान शब्दों में समझिए, जो अंदर द्रव भरा हुआ है किशमिश के वो ज़्यादा है। जब उच्च सांद्रता से द्रव निम्न सांद्रता की ओर निकल के आए तो इसको कहा जाता है प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, जिसका आप पानी पीते हैं और जिसका आप एग्जाम भी देते हैं। तो आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस।
तो इसमें क्या होता है, उच्च सांद्रता से लो सांद्रता की ओर द्रव जो है निकलता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको किशमिश में, तब पानी निकलेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रतिलोम परासरण। तो कथन तो ठीक है, पहला कथन ठीक है। दूसरा है, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो देखिए, ये जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये प्रतिलोम परासरण नहीं है। प्रतिलोम परासरण अभी मैंने अच्छे से बताया है। तो केवल और केवल एक सही है, 2 गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और कमेंट करते रहा करिए। उत्तर प्रदेश के बजट पर क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको मैं लेटेस्ट बजट से जोड़ के इसको बताऊंगा। और जो लोग रेगुलर देखते हैं, मैंने यूपी का भी बजट कराया है, मैंने केंद्रीय बजट भी कराया और आर्थिक समीक्षा भी कराई। एकदम चुटकियों में याद होगी आपको, और अनर्गल चीज़ें नहीं दी हैं, कचरा नहीं भरा है, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें दी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। पिछली बार भी फंसा था, इस बार भी फंस रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बजट का आकार देखिए, क्वेश्चन करंट अफेयर में ऐसा नहीं कि एकदम रॉकेट साइंस वाले पूछे जाने लगे। बस पहले एक फैक्ट पूछता था, कोई घटना घटी है, अब उससे संबंधित 2-4 फैक्ट और पूछने लगा है। तो हमने तो अपना पैटर्न बदल दिया है। अब आप कहाँ से पढ़ रहे हैं वो आप जानें। बजट का आकार उस समय 76,000 करोड़ था, लेकिन अब कितना हो गया है, और राजकोषीय घाटा पूछा गया था। तो अब जो है बजट 2025-26 में उसका आकार 80,000 8,08,736 करोड़, या फिर कहें 8.08 लाख करोड़ रुपए, ये बजट का आकार है। और राजकोषीय घाटा इस बार कितना है, 91,399 करोड़। जीडीपी का कितना है आपको ये भी याद रखना है, 3.5%। तो ये दोनों फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसीलिए जो थंबनेल है उस पर आपने देखा होगा अपडेटेड, एकदम जो क्वेश्चन है अपडेट किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सांख्यिकी विद CR राव का निधन हुआ था, ये भी पढ़ा था आपने। रुद्र वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हुआ था, ये भी पढ़ा था। फिर बिंदेश्वरी पाठक जी का निधन हुआ था, ये भी पढ़ा था। और MS स्वामीनाथन का निधन हुआ था, ये सब मैंने अच्छे से बताए थे आपको। लेकिन इस बार नया ट्रेंड क्या पूछा गया है, इनकी अवधि पूछ ली गई, मतलब कौन कब, मतलब कौन किस समय जो है इसका निधन हुआ था, उसके आधार पर अरेंज करना पहली बार पूछा गया है। और ठीक इसी आधार पर क्वेश्चन UPPCS प्री में 24 वाले में पूछा गया, आपने देखा होगा युद्धाभ्यास वाला। तो देखिए ट्रेंड बदला गया है, क्रोनोलॉजी पूछी जाने लगी है। अब देखिए आप कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो इन सबको आपको अरेंज करना है, और अरेंज करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए कहाँ घुस रहा है आयोग। आप महीना पढ़ लेंगे, वर्ष पढ़ लेंगे, लेकिन ये महीने में भी डेट पूछ रहा है। लेकिन याद रखिए डेट कौन सी पूछ रहा है, कोई विशेष डेट, 15 अगस्त। कोई विशेष व्यक्ति किस दिन मरा है, जैसे रतन टाटा हो गए, या फिर जो तबला वादक जिनका निधन हुआ है, नाम याद नहीं आ रहा, उनका निधन होना हुआ। या इस बार देखिए मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। तो जो विशेष पर्सनालिटी होती हैं उनकी आपको डेट भी याद रखनी है, तब काम चलेगा। ये नहीं कि खाली महीना आपने याद कर लिया और निकल लिए। ये नए तरीके हैं, नया पैटर्न है। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने अगर PYQs पढ़े होंगे तो वहीं से आया है। तो देखिए कैसे करना है, आपको कुछ नहीं आता है, बस समझिए। बीज वगैरह आते हैं, खेती करते हैं, तो क्या होता है उस पर लिखा होता है टेस्टेड, मतलब प्रमाणित। तो प्रमाणित बीज ये एकदम लास्ट में आएगा, जब बीज बन के आपके घर तक आ जाएगा तो तीसरा लास्ट में हो जाएगा, ठीक। और किसी भी परमाणु की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूक्लियस। तो ये सबसे पहला चरण है। तो न्यूक्लियस सीड, केंद्रक बीज जो है वो सबसे पहले आएगा। बस आप इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो पहला और लास्ट में तीसरा, देखिए किस विकल्प में फंस रहा है, बस उसी को पकड़ लीजिएगा। पहला और तीसरा, 1 मिनट गड़बड़ हो गया क्या, पहला यार, केंद्रक बीज, प्रमाणित बीज, आधारीय बीज, प्रजनक बीज। तो ये चौथा पहले आएगा, केंद्रक बीज पहले आया, क्योंकि यही मूलभूत है, अभी आपको मैंने बताया था न्यूक्लियस के आधार पे। तो चौथा पहले आ जाएगा, और प्रमाणित बीज जो आपके घर आएगा वो बाद में जाएगा। तो चौथा और पहला, देखते हैं कहाँ फंस रहा है। देखिए चौथा पहले न्यूक्लियस सीड और लास्ट में प्रमाणित बीज, बस यही 2 याद कर लीजिए। देखिए आपने एकदम अच्छे से कर दिया, नहीं कर दिया, इसमें कौन से रॉकेट साइंस की ज़रूरत पड़ी, और आपको आता भी नहीं था। लेकिन क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर हम लोग झेल नहीं पाते, और शांत मन से क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। अब थोड़ा समझ लीजिए, न्यूक्लियस बीज मैंने आपको बता दिया, एकदम बेसिक, कोई बीज जो है एकदम बेसिक अवस्था में रहता है। जैसे किसी भी पदार्थ में जो नाभिक है वो उसका मूल है,
ठीक वैसे याद रखिएगा। फिर प्रजनक बीज, इसी से ब्रीड तैयार किया जाता है। उसके बाद आधार बीज, फाउंडेशन बीज, इसमें और शोध किया जाता है, इसको फाउंडेशन बीज कहा जाता है। फिर ये रजिस्टर्ड हो जाता है। रजिस्टर होने के बाद फिर इसको प्रमाणित किया जाता है कि ओके टेस्टेड। तो इस तरह से जोड़ के याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक करते चलो यार। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। कथन सही है? नहीं सही है दोस्त। क्यों? पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों, तिलहन, तिलहन से संबंधित। तो कथन गलत हो गया। एक मिनट का यार, कारण पढ़ने लगे, कथन नहीं पढ़ा। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। मैंने आपको दिया था उत्पादन और भंडारण से संबंधित एक छोटा सा वीडियो। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, कारण कह रहा है तो क्योंकि भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा। नहीं, पीली क्रांति के कारण क्या बढ़ा है? पीली क्रांति के कारण तिलहन उत्पादन बढ़ा है। तो कथन सही है और कारण गलत है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है फिर से कथन कारण वाला। कथन है रासकॉस्मोस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रसिया की। चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। अब कारण पढ़ना, क्योंकि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन जो है वो बनाना चाहते थे। तो इसमें क्या है? केवल और केवल पहुंच सुनिश्चित नहीं करना था, उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चाहता था लूना। आप सबने पढ़ा है, वो पहुंचते पहुंचते क्रैश हो गया था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना चाह रहा था। तो कथन गलत हो गया है और कारण सही हो गया है। फिर क्वेश्चन 21 रीजनिंग का है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। सही बात है यार, शुष्क मतलब आर्द्रता नहीं रहती। कहीं पसीना आता है सर्दियों में? नहीं आता है। तो कथन ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। देखिए, अधिकांश की बात की गई है, अधिकांश नहीं यार, केवल और केवल जो तटीय भाग हैं वही व्यापारिक पवनों के संपर्क में रहते हैं, आप सब जानते हैं। तो कथन तो ठीक है लेकिन कारण गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला, नाच दिए गए हैं, नृत्य दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। बहुत आसान है यार, एकदम कर ही दिया होगा आपने। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्त? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया असम का है और कथक उत्तर प्रदेश का है। और कथक में कथकली लगा दो, कथकली, तो ये हो जाएगा कहाँ का? केरल का। कथकली और मोहिनी, देखो दोनों में स्त्रीलिंग का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों बहनें जो है कहाँ की हैं? केरल की। तो अब कंफ्यूज मत होना कि मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का है कि केरल का है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। तो मोहिनी और कली दोनों को याद रखिएगा। जब मिलाएंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में विचार करना। या उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य? नहीं भैया, अवध में नहीं किया जाता है, इसको ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, श्री वृंदावन धाम में किया जाता है। तो पहला कथन गलत हो गया है। दूसरा है, इस नृत्य में पर्दा ढके घूंघट करे रहती महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण भगवान के गीतों पर नृत्य करती हैं। दूसरा कथन सही है। अब आपको एक और बताना है कि लठमार होली कहाँ से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से, अवध क्षेत्र से या बुंदेलखंड से? उसमें भी महिलाएं घूंघट पर्दा रखती हैं। तो इस तरह से केवल और केवल दो सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। फिर से कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। यार हिमालय अच्छे से पढ़ा होगा तो नहीं है। हिमालय की जिधर जो हमारी साइड वाला हिमालय है वहीं पर जैव विविधता है और वहीं पर हमारे का हॉट स्पॉट भी है, पूर्वी हिमालय। तो कथन तो गलत हो गया दोस्त, सिरे से खारिज हो गया, क्योंकि हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये तो सही है, वर्षा अधिक होती, मानसून आता है तो हिमालय से टकरा के हवाएं जो हैं वर्षा करती हैं। तो जो हमारी साइड वाला हिमालय है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। ए असत्य है और आर सत्य है। अगला है संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे। आप सबको पता है 1821 में संपादन किया था राजा राममोहन राय ने। क्योंकि विधवा जलाने, जिसको सती प्रथा कहा जाता है, सती प्रथा की
निंदा करते हुए अनेक लेख इसमें प्रकाशित हुए हैं। अब देखो क्या कह रहा है कारण, कह रहा है कि सती प्रथा की निंदा करते हुए राजा राममोहन राय के तमाम लेख जो हैं संवाद कौमुदी में प्रकाशित हुए हैं, इसलिए इसके संपादक राजा राममोहन राय थे। तो आप बताइए क्या न्याय हो रहा है? केवल इस आधार पर कहा जा सकता है कि जिसके लेख ज़्यादा उसमें प्रकाशित हों तो वो संपादक भी हो जाएगा? आप इसको बताइएगा। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। केवल इस आधार पे कि लेख ज़्यादा प्रकाशित हो रहे हैं तो संपादन भी वही करेंगे, नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप लोग बताइएगा। मेरी समझ में तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, इन्होंने ए माना है। फुतुह उस सलातीन, फिरोज शाह तुगलक, और ये कुछ किताबें हैं। फुतुह मतलब फतेह, जिसमें फतेह की कहानी हो। फतेह उस सलातीन किसकी किताब है? ये इसामी की किताब है। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको, इसमें दो आपको पता है तो काम हो जाएगा। खजाइन उल फुतुह आप सबको पता है, अमीर खुसरो इसको लिखे हैं। तारीख है फिरोज शाही, फिरोजिया करके मैं याद रखता हूँ, फिरोजिया, जिया किस में है? जियाउद्दीन में। तारीख है फिरोजिया मतलब जियाउद्दीन परनी, तो सी का 4, डी का 3। और फुतुआते फिरोज शाही मतलब जिसमें फुतुह, फुतुह मतलब फतेह का वर्णन है, तो इसको किसने लिखा है? फिरोज शाह तुगलक ने खुद लिखा है। तो ये 3 किताबें आपको पता है। चौथी यार आपको याद हो या ना हो, आप सही कर जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन और कारण वाला फिर से क्वेश्चन है। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजे वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। सही बात है, लेकिन कब सुरक्षित रहेंगे? जब उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा कार की बॉडी से टच ना हो। तो कथन तो ठीक है, कारण देखते हैं। क्योंकि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है। जी हाँ, जब आपके पैर उसके टच में नहीं है तो वो एक खाली चालक है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, केवल और केवल उसकी बॉडी के ऊपर ही रहते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और यार व्याख्या भी यहाँ पर हो रही, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कथन यार गलत है, आप लोग मैप में देखिए, मैप लगा दे रहा हूँ। ये उत्तरी नहीं, ये दक्षिणी और पश्चिमी। ये जर्मनी है तो उसका ये उत्तरी हो गया, नहीं, ये दक्षिण, यहाँ से होकर बहती है जर्मनी के, यहाँ से गुजर रही है। तो दक्षिण पश्चिमी जर्मनी की जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, ना कि उत्तरी। तो पहला कथन गलत हो गया। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है, दूसरा सही है। रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड में। ये राइन नदी के मुहाने पर है, तो 2 सही है, 1 गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका बी सही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सी माना जो कि गलत है, सुधार करिएगा। रुद्रम्मा की बात करें, उनके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। अब देखो कैसे फंसा रहा है आयोग, पूछ फैक्ट ही रहा है लेकिन घुस के पूछ रहा है। देखो रुद्रम्मा वारंगल के काकतीय वंश, सबको पता है काकतीय वंश की हैं। अब आपको ये बताना कि किस क्रम की हैं। देखिए यहीं पर फंसाया है। चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ये सही है। अगर आपको चौथा याद ना होता तो क्वेश्चन आप गलत कर देते। तो अपनी पढ़ाई के दौरान इन चीज़ों पर गौर रखिए। दूसरा है, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में, पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, आप सबको पता है, गोविंद बल्लभ पंत कहा जाता है जिसको, 1960 में स्थापित किया गया था, नेहरू जी के समय में किया गया था, सही है। दूसरा, 1901 से 5 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर और यहाँ जो हैं 6 महाविद्यालय स्थापित किए गए। दूसरा कथन भी सही है, लेकिन लोचा कहाँ पे है? लोचा यहाँ पर है। 1901 से 1905 नहीं, 1905 के बाद स्थापित किए गए। तो यदि आप इसको गलत माने तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, और आप उसको गलत ना माने तो दोनों सही हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है। ये सब आयोग के पेच हैं जिनमें फंसाने की कोशिश करता है। देखिए 1905 से 7 के बीच ये 6 नए कृषि महाविद्यालय खोले गए। वहाँ 1 से 5 की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर बात हो रही 5 से 7 के बीच। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? आपको कई बार बताया है, ATMM, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से ट्रायंगल बनता है, उसमें मणिपुर शामिल नहीं है। ये असम, त्रिपुरा
और मेघालय भी आएगा बीच में, मेघालय और मिजोरम। याद रखिएगा मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए कौन सा इसमें आप सही करेंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, डी ये सही है। मणिपुर उस ट्रायंगल में नहीं आता है। अब जैसे ये तो हो गया असम और ये हो गया यहाँ पर मेघालय और ये हो गया मिजोरम और असम और मिजोरम और ये हो गया त्रिपुरा। तो देखिए इस तरह से बन रहा है और मणिपुर कहाँ यहाँ बचता है। तो इस तरह से अपने दिमाग में खाका बना लीजिए। मणिपुर इसमें शामिल नहीं होता, यही तीनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं वही शामिल होते हैं ATMM। कौन सी अनुसूची, छठी अनुसूची। अगला प्रश्न है, देश दिया है और खेल दिए गए हैं और पदक आपको बताने हैं एशियाई खेलों में। खेल पे एक वीडियो दी थी, वहाँ से पूरा वीडियो कवर, ये पूरा क्वेश्चन कवर है। फिर आपको विटामिन दिए गए हैं और सूची 1 सूची 2 से मिलानी है आपको। बहुत आसान बच्चा सवाल है एकदम। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है यार। सी मतलब स्कर्वी, ऐसे याद रखिएगा। सी किस में आ रही है, सी जो है सा बोलने में निकल रहा है, स्कर्वी। फॉलिक एसिड, एनीमिया, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है इसीलिए। विटामिन ए, रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी। तो इस तरह से जब मिलाओगे तो सही आंसर कौन सा पाओगे दोस्त, बी, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। आप सबको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक फार्मूला अपनाया गया है 53-34 का। पहले 5 साल में क्या करेगा बच्चा, 5 साल को 2 भागों में बांटा गया है। 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल में कक्षा 1 और कक्षा 2 पढ़ेगा। ठीक, तो ये हो गई 5 सालें। फिर 3 में आएगा तो क्या पढ़ेगा, 3, 4 और 5। फिर अगले 3 साल में क्या पढ़ेगा, 6, 7 और 8। और 8 के बाद अगले 4 सालों में क्या पढ़ेगा, 9, 10, 11, 12। कक्षा 9 से लेकर इंटर लास्ट के 4 सालों में होगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, गलत है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष। ठीक, तो ये ए वाला गलत हो गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। नहीं, प्राथमिक शिक्षा की आयु जो है वो टोटल कितनी है, 5 वर्ष। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर इसको करेंगे, क्योंकि 3 वर्ष प्री प्राइमरी और लास्ट के 2 वर्ष जो हैं 1 और 2, कक्षा 1 और 2, तो 5 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों कथन यार गलत हैं, बी, ना तो ए ना ही बी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 2020 में। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्या, देखिए इन्होंने सहारा उसी का लिया लेकिन बताया नहीं है ठीक से। आपको बताना है कि ये जो पॉलिसी आई है किस समिति की सिफारिशों पर आई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार बताया है। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है और उनको सेट करना है क्रम के अनुसार। रानीगंज कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 में हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कई बार बताया है, 1975 में हुई थी। और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1972 1973 में। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, ये आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1956 में। तो जब इन चारों को आप सेट करेंगे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। विषुवतीय वायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन वायोम है। ठीक है, जैव भार मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब भोजन ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। सही बात है। विषुवत रेखा पर आप सबको पता है सूरज जो है वो एकदम लंबवत उसकी किरणें आपतित होती हैं। क्योंकि अब कारण पढ़ना है, क्योंकि विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है, इसी कारण जैव भार यहाँ पर सर्वाधिक होता है। आपको मैंने अभी ही बताया है, जैव भार का मतलब पेड़ पौधे कितना ज़्यादा खा के वो पुष्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कोई मोटा आदमी है, ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा पोषण ले रहा है, तो उसका जैव भार कैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, पेड़ों के संदर्भ में ऐसे समझिएगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है दोस्त। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विषय में बात करनी है। अब आपको उनके उपन्यास वगैरह सब पता होंगे। क्या आपको ये पता था कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो ये कथन ये हो गया, सही है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, दूसरा कथन भी सही है। तो ऑप्शन ए सही हो गया है। आपको ये भी याद रखना, फंसाने के लिए पूछा। जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि सीताराम उनका उपन्यास था, लेकिन बहुतों को ये नहीं पता होगा कि अंतिम था सीताराम। यहीं पे आके गच्चा खाता है स्टूडेंट।
अंतिम उपन्यास सीताराम था। भगवान का नाम लेके उन्होंने लेखन बंद कर दिया, ऐसे याद रखिएगा। अब प्रथम आपको याद रखना है दुर्गेश नंदिनी, ठीक है, देवी के नाम पे है। दुर्गेश नंदिनी पहला था, मतलब दुर्गा, फिर भगवान सीताराम का नाम लेके इन्होंने बंद कर दिया। पहला दुर्गेश नंदिनी, अंतिम सीताराम। आनंद मठ सन्यासी, सन्यासी विद्रोह इसमें दिया गया। आनंद मठ उनका एक अन्य उपन्यास है। तो इस तरह से पहला और अंतिम आप याद रख लीजिए। अगला है, बहुत ही बच्चा सवाल है और बहुत बार आपको बताया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ था? 1949 में। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980 के आसपास। एक मिनट में भूल रहा हूँ यार, दूसरा चरण, हाँ सही है, 1980 के आसपास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 और नाबार्ड की स्थापना 1982 में 12 जुलाई 1982। तो इन सबको सेट करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्त, पिन का अभिप्राय क्या है? पिन की फुल फॉर्म क्या है? तो आप सबको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया? तो आप सबको पता है SCO, इसमें कोई विशेष लॉजिक नहीं है, सामान्य सा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है, इसको जहन में डालना तो नहीं है लेकिन आपको पता होगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तरीका तो आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। भारत में लवणीय मृदा फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि, जैसे कारण है उसको पढ़ने से पहले, क्योंकि लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। जी हाँ, कारण भी सही है, कथन भी सही है। क्या होता है, जब ज़्यादा, जैसे कोई खेत है उसमें खूब ज़्यादा पानी भर दिया और वो पानी कई दिनों तक भरा रहा, तो उस मिट्टी में जो लवणीय चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाती हैं और एक लेयर बना लेती हैं, और वो लेयर क्या करती है, जो पौधा उस पर लगा रहता है उसकी नमी में बाधक बन जाती है, उसके लिए जो पोषक तत्व मृदा से मिलने चाहिए उसमें बाधक बन जाती है, और इस तरह से जो उसका पौधे का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी हो रही है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका ए तो नहीं सही होगा, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। देखिए खेल आयोग का प्रायः ऑप्शन बी में होता है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की व्याख्या करते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ ले जाके रखा है, जाके ऑप्शन डी में। तो एकदम चैतन्य अवस्था में दिमाग को एकदम चैतन्य रखना है, तब जाके काम बनेगा, एग्जाम में सही कर पाओगे। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। तो सबसे पहली बात कि घबराना नहीं है, यही मूल मंत्र है पेपर में जाने का, उसको हल करने का एग्जामिनेशन हॉल में। तो घबराना नहीं है, एकदम आराम से हल्की सांस, धीरे धीरे भगवान का स्मरण और अच्छे से फिर काम करना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक फैक्ट है जो इन्होंने अच्छा दिया है, जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग लवणीय मृदा में खेती करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुरहान उल मुल्क, जिसको सादत खान के नाम से भी जाना जाता है, उसके संबंध में कथनों पर विचार करना है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था सादत खान। दूसरा, उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, ये भी सही है, NCERT में आप इसको पढ़े होंगे। तो दोनों कथन सही हैं, और दोनों कथन सही हैं तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रायः ऑप्शन सी में ये इस तरह के आंसर मिलते हैं कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बी, तो आयोग जो है वो फंसाने की एकदम पूरी मंशा में रहता है। अगला है, कथन और कारण वाला है, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। सही बात है। अब कारण इसका देखते हैं, क्योंकि इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। दोस्त थोड़ा आंखें खोलो, दिमाग दौड़ाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। देखो क्या कह रहा है, फंसा रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सर्दियों में, और वो भी पश्चिमी, यहीं पर गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पछुआ। पछुआ की बात होती है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा जाता है, उसके कारण वर्षा होती है और फसलों को लाभ मिलता है। तो कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है दोस्त। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। रूस में कुजवास क्षेत्र के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। आप सबको पता है रूस यूक्रेन में खूब युद्ध चला है और चल भी रहा है, तो वहाँ पर नदियाँ, कहाँ पर कोयला पाया जाता है, कहाँ पर लोहा पाया जाता है, पहाड़ पर्वत घाटियाँ, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। यह कोयला और लौह अयस्क में से समृद्ध है, सही है, समृद्ध है।
नोवोसिविर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन देखो, इस बार दोनों वाले कहाँ लेके गया है आयोग, ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब पल पल पे आपके साथ जो है एकदम चतुराई बरत रहा है, कदम कदम पे आपको जो है गिराने की कोशिश कर रहा है आयोग। कथन और कारण भरमार है क्वेश्चनों की यार। देखो तो पहले अगला कथन, मतलब अगला क्वेश्चन, उसमें कथन पढ़ना है। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। आप सबको पता है, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे पंडित जी नेहरू। तो ये कथन सही है। कारण पढ़ना है तो क्योंकि यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। ऐसा नहीं चाहते थे गांधी जी, ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने इसको सीमित रखा ताकि और दिक्कतें पैदा ना हों, ब्रिटेन उधर संलग्न भी रहे और इधर भी एकदम से जो देशभक्ति या फिर जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, मैं उस उग्र देशभक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब चलता रहे पैरेलल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। ए सत्य है किंतु रीजन जो है आर असत्य है। बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सत्य है। वे ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक थे, आप सबको पता होगा। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी। अब यहाँ पर फंसने वाली बात है, न्यू इंडिया और एक है यंग इंडिया। यंग इंडिया को कौन लिखा है? समाचार पत्र है, एक बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, कौन? महात्मा गांधी। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का एक समाचार पत्र था, लेकिन यहाँ पर पत्रिका की बात हो रही, तो न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका थी। इसको कौन प्रकाशित करता था? इसको बिपिन चंद्र पाल प्रकाशित करते थे। तो दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। इनके कुछ और समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं हैं। बंगाल पब्लिक ओपिनियन, स्वराज पूछा जाता है, बंगाली पूछा जाता है, इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एकदम बच्चा सवाल है। बरौनी कहाँ है? बिहार में, ठीक है, बा से बरौनी, बा से बिहार। कोयली कहाँ होगा यार? कोयली होगा गुजरात में। बीना कहाँ होगा? बीना मध्य प्रदेश में होगा। बोंगाई गांव असम में होगा। तो इस तरह से ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, तो 2 1 4 3, कौन सा सही होगा? 2 1 4 3, तो ऑप्शन डी सही आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं। हाँ, तो डी सही है। और ये गणित का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूपी नंदिनी, यूपी स्पेशल से पूछा गया करंट अफेयर। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में बताना है। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर और गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गईं। सही कथन है। लाभार्थी के पास गौपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यही कथन गलत है दोस्त, 1 वर्ष का नहीं बल्कि उसे 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो केवल और केवल कथन 1 सही है और इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई थी किस वर्ष? 2023। और 2023 का जो 3 है, यही वर्षों को डिनोट करता है। कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? 3 वर्षों का। एक सिलक्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी यार? सिलक्यारा सुरंग वाला केस आपने देखा ही होगा। दिवाली के समय में मजदूरों की दिवाली काली हो गई थी। इस तरह का सवाल पूछा जाए, चाहे जो पूछा जाए, ऊपर वाले की गुणा कर देना सबकी 15 × 24 और डिवाइड कर देना किससे? 1000 से, तो यूनिट निकल के आ जाएगा। बहुत आसान तरीका बता दिया है। 72 यूनिट आंसर होगा। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इतिहास में यार सबसे बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, एक तो आप काल याद रखिए, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, है ना। वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, इस तरह से जो भी हैं क्रमानुसार याद होने चाहिए। फिर शासकों का क्रम याद होना चाहिए। उससे न केवल आप इस तरह के क्रम वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, बल्कि किस समय में किसने क्या कराया, वो चीज़ें अपने आप आपकी समझ में आ जाएंगी। चीज़ों को एक दूसरे से आसानी से लिंक कर पाएंगे। तो इसमें कौन होगा? फर्रुखसियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। पहला कौन होगा इसमें? बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर और फिर अंत में है मोहम्मद शाह। इनको जब सेट करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के सब डर जाते हैं, बहुत आसान है। स्कंद आवर्त, ठीक, इसको किस से मिलाना है? कुछ ना भी आता हो फिर भी आप इसको कर जाएंगे। स्कंद आवर्त। अब देखो किस ऑप्शन में जो है स्कंद की बात कही गई है। ऑप्शन मतलब 4 वाले जो चौथे नंबर पे है, उसमें स्कंद की बात की गई है। तो ए जो है वो किससे मिल जाएगा? 4 से। फिर
चालू अनुपात की बात की गई है, करंट रेशियो की। तो करंट देखिए कहाँ इस्तेमाल हुआ है, एक तो करंट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर तो संभावना कम है क्योंकि यहाँ पर करंट की बात हो रही, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो देखिए आपको कुछ आता हो या ना आता हो, आवर्त स्कंद आवर्त आपने खोज लिया स्कंद, तो ए 4 से मिल जाएगा और बी जो है 1 से मिल जाएगा। देखते हैं इतने पे आंसर मिलता है कि नहीं। ए 4 पे और बी 1 पे, देखिए यहीं पर फंस गया और आपने सही कर लिया। चलो बी भी छोड़ देते हैं, आप किसी तरह से नहीं कर पाए, तो 4 तो कम से कम मिल ही रहा है। देखिए यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 2 में से अगर तुक्का भी मारेंगे तो आपका 50% चांस सही होने का रहेगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। यार इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, आपको न्याय भी याद रखना, मतलब पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो आप सबको पता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, इस तरह की राष्ट्र की बात की गई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपको बताना है कि हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है अब तक। एक बार भी नहीं, 0, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इतने में ही बताइएगा कितनी बार किया गया है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पंचायती समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं, कौन सा कथन सही है। तो ये तो सही नहीं है, सदस्यों में से चुना जाता है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, नहीं दोस्त 21 वर्ष। तीसरा है, चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, सही है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक मार्क के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, सही है। एक मार्क का जो सर्टिफिकेट है उसको भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता नहीं। यार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करता है, वो सर्टिफिकेट नहीं जारी करता इस तरह का। तो केवल और केवल कथन एक सही है और जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विचार करना है। उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, जी नहीं, कई बार आपको बताया 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। ये 4 कौन कौन से हैं, एक हो गया पश्चिमी, एक हो गया मध्य, एक हो गया है पूर्वी और एक हो गया है बुंदेलखंड। तो ये कुल 4 आर्थिक क्षेत्र हैं, ठीक है। उत्तरी नहीं है, फिर भटक जाओ, और दक्षिणी भी नहीं है, तो ये पहला गलत हो गया। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये भी गलत है दोस्त, 11 नहीं 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस पर एक शॉर्ट वीडियो आपको बताई थी। और पूरे भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 15 है। कैसे याद रखना है, दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 की गुणा 3 से कर दो, मतलब 8 नंबर से कर दो, 3 ही है, 3 के बाद 8 क्या है 3, फिर अगला 8 क्या है 5, इस तरह से जोड़ के याद रखना, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला है, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है। उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, सही है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया है कि मुरादाबाद में एक पात्र बना है जिसको कहा गया गंगा जली, वो महाकुंभ के दौरान खूब चर्चा में रही है। यदि पूछ लिया जाए कि गंगा जली का संबंध किस जिले से है यूपी के, तो कहाँ से है, मुरादाबाद से। तांबे के लिए जाना जाता है। इस गंगा जली में क्या किया गया, लोगों को जल पहुँचाया गया और खूब बिकी है। तो पहला कथन तो सही है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऐसे जोन जहां पर अगर कोई यूनिट या कंपनी आप स्थापित करते हैं तो सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सहूलियत आपको दी जाती है। टैक्स में छूट दी जाती है या फिर टैक्स की जो दर होती है वो कम की जाती है, बिजली वगैरह में छूट की जाती है, आपको भूमि सस्ते में दी जाती है। तो इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इनका उद्देश्य देश में रोजगार के अवसर पैदा करना, निर्यात को बढ़ावा देना, उत्पादन बढ़ाना, यही इनका उद्देश्य होता है। तो है कथन कि ये जो मुरादाबाद है वो पहला सेज है, यूपी का नहीं दोस्त, यूपी का है नोएडा। अब नोएडा की फुल फॉर्म आपको मैं 20 बार बता चुका हूँ, तो फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरह से केवल और केवल कथन एक सही है। नोएडा 2005 में स्थापित हुआ था, मुरादाबाद 2007 में। फिर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। सिराज एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है दीपक, ठीक।
हिंद का दीपक, हिंदुस्तानियों का दीपक जौनपुर को। और दीपक सबसे बड़ा क्या है? जो अज्ञान को दूर करे। कौन दूर करता है? शिक्षा। तो जौनपुर शिक्षा और कला के क्षेत्र में बेहतर स्थिति में था, इसीलिए इसको सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। एकदम सही है ना? शिक्षा का महान केंद्र था, तभी तो दीपक की तरह चमक रहा था, तभी तो उसको सिराज कहा गया है। तो देखो दोनों संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है दोस्त। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये देखिए, इस बार बी पे ला के इसको फंसाया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपको बताना है कि जौनपुर की स्थापना किसने कराई थी। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप सबको पता है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पंजाब के विलय के संबंध में बताना है, कौन सा कथन असत्य है। 28 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। एकदम सही है। महाराजा दिलीप सिंह ने सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। जो भी दिलीप सिंह के प्रदेश थे उनको ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। एकदम सही है। इनको भेज दिया गया था पेंशन पे इंग्लैंड। अब बताया गया है कि दिलीप शाह को इतनी पेंशन दी गई थी, जो कि गलत है, 2.5 लाख रुपए। अब देखिए ये गलत है। आयोग देखो कहाँ आपको ले जाना चाह रहा है। दिलीप सिंह को सब जान रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह को सब जान रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन किसी ने याद नहीं करी होगी। मतलब थोड़ा और गहराई में हमको डुबकी लगानी है पढ़ाई के दौरान। पुराना पेपर इसी तरह से दर्पण की तरह काम करता है कि आयोग कहाँ तक जा रहा है। तो यही गलत है। इतनी पेंशन तो नहीं दी थी यार, 2.5 लाख रुपए उसमें बहुत थी। अब देखते हैं कितनी पेंशन, यार मुझे भी याद नहीं है। हाँ, 2.5 लाख से भी ज़्यादा, 4.5 मतलब 4 या 5 लाख रुपए थी, 50 पाउंड। फिर ये रीजनिंग का सवाल है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो आपको 2025 वाले याद रखने हैं। देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स में आपको बताया है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में, अब देखो यार मंगलयान का सवाल पूछा है। कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। महीना कौन सा था? महीना था नवंबर। पहुंचा कब था कक्षा में? 2014 में। महीना कौन सा था? सितंबर। तो पहला कथन तो सही है। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, मोम। इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया। दोनों सही हैं। इसको मैंने कई बार आपको बताया है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। तो दोनों कथन सही हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अगला है, कौन सा सही है बताना है। ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो ITC का मतलब यही है। इसको समझिए क्या कह रहा है। पंजीकृत व्यक्ति, आप अगर दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, आपने कोई वस्तु खरीदी या कोई सेवा खरीदी, तो क्या करेंगे आप? उस पर GST भी भरेंगे। मान लिया 5,000 की कोई वस्तु है और उस पर 18% GST लग गया। 18% मतलब 18 पंजे 90, तो लगभग 900 रुपये इस पर GST लग जाएगा। खैर छोड़िए, आप सीधे सीधे समझिए। कोई वस्तु खरीदी, आपने 1,000 रुपये GST का भुगतान किया उस पर। फिर आप दुकानदार हैं, आप उसी वस्तु को दूसरे को बेचेंगे तो उससे आप GST लेंगे, वो तो देगा ही देगा GST, और उसको बेचने पर भी आप GST का भुगतान करेंगे। होता है ना, दुकानदार अपने पास से भी भरते हैं। तो क्या होगा? तो मान लिया आपने इसको भी GST दी है, मान लिया आपने इसको सेवा या फिर वस्तु बेची, वो 2,000 की बेची। तो अब ये जो ITC है, ये क्या करता है? जैसा कि क्रेडिट इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आपको 1,000 आपने यहाँ GST दिया, 2,000 आप उस वस्तु को किसी और को बेच रहे हैं तब GST देते हैं। तब आपको GST कुल कितना देना पड़ेगा, इसमें से जो घटा दिया जाएगा। मतलब ये 3,000 GST नहीं देंगे आप, इसमें से घटा के जो बचेगा कितना, 1,000, यही GST देंगे। तो जहाँ आपको 3,000 GST देनी थी, उसकी जगह पर मात्र 1,000 GST का भुगतान आप कर रहे हैं। तो 2,000 जो है आपका क्रेडिट हुआ है, इनपुट मतलब आपको मिला है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या कहता है? ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है, क्या? कर योग्य आपूर्ति। जी हाँ, सही है। गैर कर योग्य आपूर्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड विक्रेता होने चाहिए। आप खरीदेंगे किसी चीज़ को, बेचेंगे, दोनों पे आपको GST देना पड़ेगा। तो मतलब आप पंजीकृत होने चाहिए। तो कर योग्य आप चीज़ बेचेंगे, बिल बना के बेचेंगे, तभी आप इसके पात्र रहेंगे। ऐसे नहीं कि आप इसका फ़ायदा ले लें। तो ये इस पे लागू नहीं होगा। गैर कर योग्य, चाहे आप सामान बेचें या
सेवा बेचें उस पर आपको ITC का लाभ नहीं मिलेगा। तो केवल एक कथन ही सही है। उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा आपको। फिर बताना है कि कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। देखो टेलवर्ड भी पकड़ना है, गलत हैं, यहाँ पर भी लोग गच्चा खाते हैं। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 USA के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, गलत, यही गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या कहता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है अनुच्छेद 21। ठीक, तो बी गलत हो गया। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, जी नहीं, पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, तो बी गलत हो गया। सी गलत हो गया। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं यार, इनको सीमित किया जा सकता है, एकदम नहीं हटाया जा सकता है। तो बी, सी और डी तीनों गलत हैं। सही कौन सा? केवल और केवल ए। हमको गलत बताना है तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक, लल्ला है, ललित मतलब लल्ला मतलब छोटा, 62। उसके ठीक बाद संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1963 में। भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। और अयोध्या शोध संस्थान, अपडेट कर लीजिएगा दोस्त, इसकी स्थापना 1986 में हुई। ठीक, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। इसका नाम हो गया है अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान, इसका नया नाम हो गया है, याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जब आप इसमें मिलाएंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, राज्य ललित कला अकादमी 1962, पहले लल्ला मतलब छोटा बच्चा लला, उसके बाद संगीत नाटक अकादमी, उसके एकदम अगले साल 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में 1975, अयोध्या शोध संस्थान 1986 और अपीडा की भी स्थापना 1986 में हुई थी। और किसकी? उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 में ही अधिनियमित हुआ था। और क्या हुआ था 1986 में? 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी 1986 में आया था। तो ये सब तरीके हैं चीज़ों को याद रखने के, आप भी याद रखिएगा। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा संविधान में प्रावधान है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यार यही गलत है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो केवल और केवल कथन सही है और कारण गलत है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का उल्लेख है और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में बताना है। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है, गलत। जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इन दोनों की सीमा पे है, ना कि मोजाम्बिक की सीमा पर। तो पहला कथन गलत है। आपको बताना कौन सा सही है। यह जाम्बेजी नदी पर है, जी हाँ, ये जाम्बेजी नदी पर है। तो कथन 2 सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर एक बांध भी है, उसको मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया। जाम्बेजी नदी जो है उसका नाम है करीवा बांध। कैसे याद रखना है? आशिक कह रहा है अपनी जान से, जान करीब आ, जाम्बेजी, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। फिर ये दिशा वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, रीजनिंग का है। फिर से कथन और कारण। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, सही बात है। तकनीकी और संस्थागत दोनों शब्द दिमाग में रखिएगा, क्योंकि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। देखो कनेक्ट नहीं हो रहा है, कारण ठीक है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। वहाँ तकनीकी की बात हो रही है और संस्थागत सुधारों की बात हो रही। क्या तकनीक और संस्था का संबंध आप इस कारण से लगा पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं? नहीं। यहाँ पर सिंचाई की बात कही जा रही है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही, ड्रोन, इनोवेशन, मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ कहीं पे है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर मानसूनी वर्षा की बात और मिट्टी की बात कही गई है और संस्था का तो नाम ही नहीं है। तो दोस्त दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए जाना जाता है? तो सबको पता है राजस्थान। एक वीडियो आपको बताई थी, वीडियो आपको दी थी, उसी में इस तरह के सारे क्वेश्चन आपके कवर हुए थे। गणित का सवाल छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैप से क्वेश्चन आया। गाजा पट्टी खूब चर्चा में रहा है। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इजिप्ट से? हाँ लगती है। इसकी सीमा इजराइल से लगती है? नहीं यार, इसकी सीमा इजराइल से नहीं लगती है।
तो केवल और केवल 1 मिनट, इसकी सीमा इजराइल से लगती है, गाजा पट्टी की। हाँ, इसकी सीमा इजराइल से लगती है यार, मेरे दिमाग में सीरिया आ गया था। आप सबको पता है कि इस तरह से, 1 मिनट, इस तरह से है, ये इजराइल है तो ये यहाँ पे गाजा पट्टी है, फ़िलिस्तीन इसको कहा जाता है, और ये फ़िलिस्तीन यहाँ पर हो गया। पहला सवाल है, इसकी सीमा मिस्र से लगती है, तो यहाँ पर देखिए ये इजिप्ट है तो इससे सीमा लग रही है, और इसकी सीमा इजराइल से तो लगती है यार, इजराइल में तो है गाजा पट्टी, तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023, बारीकी में जाओ दोस्त, कैसे फंसा रहा है आयोग। शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया, ठीक है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? देखिए, ये तो सब पढ़ते हैं कि आयोजित कहाँ किया गया, और ये नहीं पढ़ते प्राय लोग कि उद्घाटन किसने किया, समापन किसने किया, और ये भी नहीं पढ़ाते हैं आजकल लोग कि कब आयोजन हुआ। प्राय करंट अफेयर्स आप देखेंगे, हाल ही में ये काम हुआ, हाल ही में ये काम हुआ। अरे भैया, कब हुआ ये भी बताओगे या नहीं? क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया, चले गए वो पुराने दिन। तो उद्घाटन और समापन भी याद रखना है। उद्घाटन किया था मोदी जी ने, और समापन किया था किसने? अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और आयोजन कब हुआ था? फरवरी में। अब डेट यार मुझको भी याद नहीं है, अभी पुराना सवाल है। फरवरी में, हाँ, 10 से 12 फरवरी को हुआ था। तो इसका केवल और केवल कथन 1 सही है। तो देखिए, फंसाने के लिए आयोग कौन कौन से पेंच आपके साथ खेल रहा है। दर्शनीय स्थल और यूपी के जिले बताने हैं, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। देवी पाटन मंदिर यार श्रावस्ती में नहीं है, कहाँ है? बलरामपुर। चीनी मंदिर महोबा में नहीं है, चीनी मंदिर वहीं होगा जहाँ केले की कृषि होगी, क्योंकि केला चीनी की तरह मीठा होता है दोस्त। केले की खेती कहाँ होती? कौशाम्बी में, कुशीनगर में। तो ये कहाँ है चीनी मंदिर? कुशीनगर में। तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर है 52 इमली शहीद स्मारक, 52 इमली खा के फतेह कर लिया, यही सही है। ये कहाँ है? फतेहपुर में। समसपुर पक्षी विहार दोस्त रायबरेली में है। तो इस तरह से बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित है। देखते हैं, हाँ। और ये चीनी मंदिर कुशीनगर, और इस तरह से हो गया। फिर बताना है कि कौन सा सुमेलित है। काफ़ी बोर्ड सबको पता है, कहाँ होगा? हैदराबाद में नहीं दोस्त, कहाँ होगा? कर्नाटक में। चाय बोर्ड कोलकाता में, मसाला बोर्ड केरल के कोच्चि में, रबर बोर्ड कोट्टायम में। तो कोई सुमेलित नहीं है, वो कौन है? काफ़ी बोर्ड, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और आपको करंट अफेयर्स में बताना है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है, तो तेलंगाना के निजामाबाद में, NZB निजामाबाद। राजधानी शहर देश और राजधानी उनकी और उनकी करेंसी, एक छोटा सा वीडियो दिया है, वहीं से सारे क्वेश्चन आपके फंसते हैं और फंसते रहेंगे अगर पूछे जाएंगे तब। किगाली किसकी राजधानी है? रवांडा की। अब आपको बताना किगाली समझौता किससे संबंधित है। खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान की। फिर क्या बचा? कंपाला, कंपाला किसकी राजधानी है? युगांडा की। और किंशासा, ये किसकी राजधानी है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। तो जब इस तरह से मिलाएंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। थाल, भोर, पाल, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खेलों पर एक वीडियो दी थी, वहीं से सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब तो उसका वो कम प्रासंगिक हो गई है, लेकिन उसमें पेरिस ओलंपिक वगैरह और पैरालंपिक बढ़िया से दिए गए हैं। आप उसको देख के फिर से अपडेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद और जिले बताने हैं। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर से संबंधित है। देसी घी गाय नहीं दे रही है, गौरैया दे रही है। गौरैया मतलब औरैया। आंवला यार सबको पता होगा, प्रतापगढ़। अमरूद भी पता होगा, अमरूद कहाँ है? अमरूद है प्रयागराज। और केला फाइबर अभी आपको ऊपर ही बताया, कहाँ? कुशीनगर। इस तरह से जब इन सबको मिलाएंगे आप तो ऑप्शन सी सही पाएंगे। भगवान तुलसीदास जी के बारे में बात कही गई है। बहुत ही यार अच्छा क्वेश्चन है, और यार हाई स्कूल और कक्षा 9 में 8 में खूब पढ़ा होगा। जीवन परिचय तो आपने याद ही किए होंगे। जीवन परिचय, इनकी शैली कौन सी थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता, ये सब तो खूब पढ़ा होगा। तो तुलसीदास जी का जन्म बांदा जनपद के राजापुर में हुआ था, एकदम सही है। और उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं दोस्त, रत्नावली था। माता का नाम तुलसी था, और पिता का नाम आत्माराम शायद पांडे था। और इनके पुत्र का नाम तारक था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का रत्नावली, बेटे का नाम तारक सही है। और ये समकालीन किसके थे ये भी खूब पूछ लिया जाता है, मुगल बादशाह अकबर के। इसने अपना मुकुट उतार के इनके समक्ष रख दिया था। तो जब कहते थे ये कहते इन्होंने कहा कि जब तुलसी किसी का नहीं था तब कोई पूछने वाला नहीं था, और आज जब तुलसी राम का हुआ तो बादशाह ने मुकुट अपना पैरों में रख दिया। लेकिन ये विचलित नहीं हुए अपनी निष्ठा से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुच्छेद 26 सबको पता है, धर्म से संबंधित है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित है। और 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत नीति निर्देशक तत्वों के तहत। अनुच्छेद 98 ये जो है किससे संबंधित है, संसद के सचिवालय से, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और अनुच्छेद 239 जो यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके प्रशासन से संबंधित है, अनुच्छेद 239। तो इस तरह से जब आप इनका जोड़ा मिलाएंगे, इनकी आपस में वार्ता कराएंगे तो ऑप्शन ए सही पाएंगे। हमारे यहाँ इसको कहते हैं गोई मिलाना, गुइयाँ गुइयाँ। भारत की जनगणना पर यार एक वीडियो दिया है पूरी जनगणना पर, और एक वीडियो दिया है यूपी की जनगणना पर। दोनों देख लेना, बहुत ही आसान तरीके से, और ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जो आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपके इर्द गिर्द आप जो पढ़ेंगे वहीं से निकाल लेंगे ट्रिक। ऐसे ट्रिक बताए हैं, देख लेना जरूर। भारत की नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज बताना कितना, 31.2%। पर्वत मिलाने हैं दोस्त, एंडीज पर्वत। अब एड़ी की तरह संरचना किसकी है, इस तरह से किसकी है, पैर की एड़ी की तरह ऐसे है ना एड़ी यहाँ पे, तो यह है दक्षिण अमेरिका की। तो एंडीज पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत हो गया है दक्षिण अमेरिका। अपलेशियन पर्वत उत्तर अमेरिका। आल्पस पर्वत कहाँ होगा दोस्त, आल्पस यूरोप में होगा। अल्ताई कहाँ होगा, एशिया में, वो भी मंगोलिया में। तो इस तरह से जब आप इनकी गोई मिलाएंगे, इनको गुइयाँ गुइयाँ करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। एंडीज दक्षिण अमेरिका, अल्ताई एशिया, मंगोलिया, आल्पस यूरोप, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका। फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉम्पसन के प्रयासों का परिणाम था। सही बात है, क्योंकि जॉर्ज थॉम्पसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से लेके आए थे, भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, और जब इनको यहाँ लाए तब इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। मतलब कारण जो है वो कनेक्ट कर रहा है, तो कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है और व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये जो ब्रिटिश शासन है उसके प्रति निष्ठावान थी, इनको उम्मीदें थी कि एक दिन ब्रिटिश शासन सुधरेगा। 1843 में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज थॉम्पसन और द्वारकानाथ टैगोर जो इनको लेके आए थे, दोनों ने मिलकर की थी। द्वारकानाथ टैगोर की एक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी, ये कब आई थी, 1838 में। तो ये तो घुटे मजे खिलाड़ी थे, 1838 में अपनी स्थापना कर लिए थे, एक संस्था की स्थापना कर दिए। फिर इंग्लैंड से इनको भी लेके आ गए, 1843 में इन्होंने स्थापना कर दी। अब स्थापना होने के बाद 1851 में दोनों का विलय कर दिया गया। तो आप ये विलय वाला फैक्ट भी याद रखिएगा। बाकी ये रीजनिंग का गोला है, इसको अलग से तैयार करेंगे। राष्ट्रीय पुस्तक मेला आप सब याद करते होंगे कि यार ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। डेट भी याद रखनी, कब से कब तक आयोजित किया गया, और इसका आयोजन कराया किसने, तो भारत सरकार ने नहीं, इसका आयोजन भारत सरकार ने नहीं कराया। बाकी डेट सही है, लखनऊ में हुआ था। केटी फाउंडेशन कराता है तथा फोर्स 1 बुक्स के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जो हैं नई हैं, नए तरीके जो है अपना रहा है आयोग। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। नरगेसी मोहम्मदी कई बार यार पढ़ाया हूँ, उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023, ठीक है, क्योंकि वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ी थी। नहीं यार, महिला अधिकारों और मानवाधिकारों को लेकर लड़ी थी। तो कथन तो सही है दोस्त, लेकिन कारण गलत है। कहाँ की हैं, ईरान की हैं, और इनकी जो है पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। तो ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में आयोजित किया गया था, ठीक है। ताज महोत्सव लखनऊ में यार नहीं, हर बार नाम में ही देख लो क्या है, ताज। ताज कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में। तो इसका हर बार आयोजन जो है कहाँ होता है, आगरा में। तो कथन एक सही है, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर केवल आयुर्वेद महोत्सव की गई है जो कि झांसी में हुआ था। तो इस संदर्भ में तो कथन एक सही है, लेकिन वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव भी आयोजित हुआ, वो केरल में हुआ था। तो जब वैश्विक वाला अगर आप यहाँ पर एंगल देखेंगे तब दोनों कथन गलत हो जाएंगे। खैर, विवादित क्वेश्चन और करंट अफेयर का है, इसको दिमाग में मत डालिएगा। बस आप ये सोचिए, इस बात को जहन में डालिए कि आयोग कर क्या रहा है।
चित्रकारी और राज्य दिए गए, दोनों को गुइयाँ बनाना है, ठीक है, गुइयाँ गुइयाँ करना है। मधुबनी सबको पता है कहाँ है, बिहार में। और बणी ठणी ये आपको बताना है कहाँ की है पेंटिंग। लेपाक्षी, लेपाक्षी जो है, लेपाक्षी महाराष्ट्र का है। पट्टचित्र उड़ीसा का है। बरली, बरली बरली महाराष्ट्र का है, ठीक है। और लेपाक्षी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो जब इस तरह से इनका जोड़ा मिलाएंगे तो ऑप्शन डी सही पाएंगे। और देखिए पट्टचित्र उड़ीसा, बरली महाराष्ट्र, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी, अब देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसे देख के बहुत से लोग घबराए होंगे और सरेंडर कर दिए होंगे और गोली खा गए होंगे। कैसे इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। थोड़ी सी भी फिजिक्स दोस्त अगर तुमने पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा बी बराबर एन लैम्डा। एन यहाँ पर क्या है, आवृत्ति। हमको क्या निकालना है, आवृत्ति। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान लैम्डा। या फिर ऐसे भी होता है एन प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान लैम्डा। तो आप ऐसे समझिए एन बराबर बी अपान लैम्डा। तो देखिए लैम्डा अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, आवृत्ति कम होगी। और लैम्डा किसका ज़्यादा होता है, लैम्डा जो लाल कलर की किरण होती है उसका ज़्यादा होता है। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य। तो जिस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देगी। उसका प्रयोग ऐसे कामों में किया जाएगा जहाँ दूरी ज़्यादा होगी। जैसे लाल रंग जो है सिग्नल में यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि दूर से दिखाई देता है। तो अब समझिए इसको मैं क्यों बता रहा हूँ। तो एन बराबर बी अपान लैम्डा। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति कम होगी। और तरंग दैर्घ्य जिसकी ज़्यादा होगी वो दूर वाले जो दूरी वाले काम हैं उनमें इस्तेमाल होगी। तो देखिए रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें किस में इस्तेमाल होती हैं, मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होती हैं, टीवी चैनलों में इस्तेमाल होती हैं संचार के लिए। तो दूरी वाला काम हो रहा है ना रेडियो वेव्स के जरिए। तो दूरी वाला काम मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा। तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो क्या होगा, एन जो है वो कम हो जाएगा। जिन लोगों को गणित कमजोर है उनको बता दें, एन अगर ये मान लिया 10 है बी और तरंग दैर्घ्य है 2, तो आंसर कितना आएगा, एन बराबर 2 पंजे 10, 5। अगर इसको और बढ़ा दें 4 तो एन क्या हो जाएगा, एन घट जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो देखिए तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है तो एन घट रहा है। ऐसे यहाँ पर है रेडियो तरंगों की वेवलेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि इनको दूर तक जाना होता है। तो एन इनका क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक। फिर एक्सरे, इनको बहुत नज़दीक से इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक्सरे कराया होगा तो देखा होगा अस्पताल में एकदम मशीन को चिपका के रखा जाता है, मतलब थोड़ी दूरी पर। मतलब इनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो इसकी जब तरंग दैर्घ्य कम होगी एन बराबर बी अपान लैम्डा, तो क्या आवृत्ति इसकी अधिक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, आवृत्ति इसकी बढ़ जाएगी। तो इनमें देखिए चारों में सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, एक्सरे की। सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, रेडियो वेव्स की। तो पहला लास्ट में होगा और चौथा पहले होगा। अब देख लो किस ऑप्शन में है, ये देखो चौथा पहले है और पहला लास्ट में है। अब इनका जो दिया है ये गलत है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में, यार अब ये देखो पहले, इसलिए कहते हैं कि पेपर को 2-3 चरणों में करना चाहिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। इसकी स्थापना ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1962 में। पहले लल्ला मतलब छोटा बच्चा, उसकी स्थापना 1962 में। ठीक उसके एक वर्ष मतलब अगले वर्ष संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1963 में, ठीक। स्थापना हुई कहाँ थी, वाराणसी में नहीं हुई थी, लखनऊ में हुई थी। तो देखो यार दोनों कथन गलत हैं कि नहीं है। तो ऑप्शन इसका वी सही हो जाएगा। मज़ा आया कि नहीं आया यार, लाइक बाइक करते चलो, इतनी मेहनत से चीज़ें दे रहा हूँ यार तुमको। चीनी उद्योग कथन दिए गए बताना। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में था, एकदम सही बात है। पहली चीनी मिल यहीं पर स्थापित हुई थी, और कहाँ स्थापित हुई थी ये तुम बताना। दूसरा है गन्ने की कम उपज, कम पेराई क्षेत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं पैदा की और इसीलिए ये जो है दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हुआ। हालांकि अभी भी यूपी पहले स्थान पर है उत्पादन में। तो ये समस्याएं आई। तो दोनों कथन दोस्त ठीक हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो मेगापोलिस का मतलब होता है शहर, और मेगा आप सब जानते हैं बड़ा, ठीक। मेगा डील, मेगा क्या होता है यार, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पे मेगा, अरे क्या शब्द होता है जब भर के सामान बिकते हैं, मेगा सेल, जो भी हो। तो मेगापोलिस बड़े शहर, मतलब शहर और उनके आसपास का क्षेत्र जब मिल जाता है तो बड़ा शहर बनता है। तो बड़े शहर को ही मेगापोलिस कहा जाता है। मतलब कोई शहर है और उसके आसपास के गांव हैं, और ये शहर लगातार
विस्तार कर रहा है, तो ये गांव भी इसमें समाहित हो गए। तो ये जो अब नया स्वरूप बना है शहर का, इसको क्या कहा जाएगा दोस्त? इसी को मेगापोलिस कहा जाएगा। और ये दिया किसने था? गॉटमैन ने। याद कर लेना अच्छे से। और ये गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन दे दिया गया है। गुप्त काल में सबसे बड़ी इकाई कौन सी हुआ करती थी? सबसे बड़ी इकाई जो है उस समय भुक्ति हुआ करती थी, प्रांत, फिर विषय, फिर वीथी और फिर सबसे छोटी इकाई ग्राम। याद रखिएगा, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, जिलों को विषय कहा जाता था, तहसील को वीथी कहा जाता था और ग्राम तो ग्राम था ही। फिर कथनों पर विचार करना है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, एकदम सही है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, तो दूसरा कथन भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताना है आपको। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इनका उल्लंघन अगर सरकार कर दे तो क्या सरकार के खिलाफ न्यायालय जाया जा सकता है? जवाब है नहीं। दूसरा है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य तो हमारे होते हैं, लेकिन कुछ राज्य के भी कर्तव्य हैं, उन्हें नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। तो राज्य को यार इनको लागू करना चाहिए अपनी नीतियाँ बनाने में, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि तुम न्यायालय नहीं जा सकते हो। तो सरकारें घोषणा तो करती हैं लेकिन लागू नहीं करती हैं दोस्त। तो केवल और केवल दूसरा कथन सही होगा। और आंसर जो है, 1 मिनट फिर से देख लें यार, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ ठीक है, दोनों कथन ठीक हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है और कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक हैं। बिजली संयंत्र दिए गए हैं कोयला आधारित और राज्य दिया गया है, दोनों को मिलाना है। बढ़िया क्वेश्चन है, मिला दो यार। कहलगांव कहाँ हो सकता है? मुझे नहीं याद आ रहा है। कोरबा तो छत्तीसगढ़ हो गया, एक आपने पकड़ लिया। और ये कुडगी, कुड्डा, बुड्डा और ये सब जो अंट संट नाम है ना, ये दक्षिण भारत के ही हैं, तो आपने एक पकड़ लिया। कुडगी कहाँ होगा? कर्नाटक में। खरगोन ये मध्य प्रदेश में है। और फिर बचा क्या? कहलगांव, ये बिहार हो जाएगा। ज़रा देखते हैं इसको। हाँ सही पकड़े, कहलगांव बिहार, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ और कुडगी कर्नाटक। थोड़ा दिमाग को खोल के यार एकदम काम करना है परीक्षा में, तब काम चलेगा। कोयला के संदर्भ में विचार करना है। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, एकदम सही है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़, और अगर यहाँ पर उड़ीसा भी शामिल होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ पर कोयले के विशाल भंडार हैं। दोनों कथन सही हैं यार, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब यार गलत करने के लिए आप देख रहे हैं, कभी ये दोनों वाला यहाँ पर आपको सी में डाल देगा, कभी डी में पहुँचा दे रहा है, कभी बी में ला के रख दे रहा है, और कभी कभी ए में जाके रख दे रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और दिवस दिए गए, जनसंख्या दिवस सबको पता है 11 जुलाई को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और इसका संबंध किससे है ये आप बताना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई थी ये आप लोग बताइए, और उसका हेडक्वार्टर भी बताइएगा। जब मिलाएंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखो कैसे यार हिलगाया है इसने आपको, देखो दिखाते हैं आपको। विचार करना कौन सा सही है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, एकदम सही है। मान लिया ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इधर उत्तर और पूर्वी तट पर अवस्थित है। इसकी लंबाई दोस्त तुमने याद नहीं की होगी, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। नहीं यार, ये बहुत छोटी है, इससे भी कई गुना बड़ी है। कितनी लंबाई है? 19,000 किलोमीटर। तो ये सबको पता है कि किस ओर है, किस देश में है, लेकिन लंबाई यार प्राय लोग छोड़ देते हैं। तो आपको अब लंबाई भी याद करनी है। पर्वत, अगर मुख्य पर्वत पढ़ रहे हैं तो उनकी ऊंचाई भी याद रखनी है। तो देश तो सब याद रखते हैं। अब एक फैक्ट और याद रखना है आपको, इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1981 में। अब ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन कारण वाला है, मतलब इस बार कसे रहिए कमर, कंपटीशन तगड़ा रहेगा। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। मान लिया आपने कहा कि ये 20 किलो का कट्टा है, 20 तो बहुत कम बता दिया यार। यूरिया की एक बोरी है, कितना आता है उसमें? अब 45 किलो। आपने कहा कि ये 45 किलो की बोरी है यूरिया की, अपने दोस्त से इसको उठा दो। तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको एक थम्सअप पिलाऊंगा। ठीक, थम्सअप छोड़ो, आजकल क्या चल रहा है, पिज्ज़ा खिलाऊंगा पिज्ज़ा। ठीक, तो ये क्या हो गया? आपके बीच एक एग्रीमेंट हो गया है, एक अनुबंध हो गया है। एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए, एक शर्त अनुबंध मतलब एग्रीमेंट के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। तो एग्रीमेंट क्या है आपका? बोरी उठाना 45 किलो की, तो ये उद्देश्य हो गया है। शर्त है क्या? एक पिज्ज़ा खाना।
तो देखिए, अनुबंध शर्त क्या है? अनुबंध के लिए मुख्य उद्देश्य के लिए एक आवश्यक शर्त, मतलब एक जरूरी शर्त है, क्योंकि शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का। तो अगर वो 45 किलो की बोरी नहीं उठाता है तो आप क्या करेंगे? उसको पिज्ज़ा नहीं खिलाएंगे। तो क्या हुआ? शर्त आपने अस्वीकार कर दी, ठीक है, मतलब जो वादा है, जो शर्त का अनुबंध है, एग्रीमेंट है, वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आप शर्त को तोड़ सकते हैं। लेकिन कारण क्या कह रहा है? अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। तो कथन तो ठीक है दोस्त, लेकिन कारण ठीक नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा। मिनीमाटा रोग का कारण क्या है? तो मरकरी। ठीक है, कैडमियम से क्या होता है? इटाई इटाई रोग। अब थोड़ा मिनीमाटा रोग, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। 1956 में इसकी जापान के क्यूशू द्वीप में एक स्थान है मिनीमाटा, वहाँ पर खोज की गई थी। तो अच्छे से जहन में डाल लेना, थोड़ा आगे बढ़ के या फिर गहराई में घुस के आयोग पूछ सकता है। अब आपको बताना है कि होकाइडो, होन्शु और शिकोकू और क्यूशू, ये 4 द्वीप हैं, कहाँ के हैं? जापान के हैं। इनको आप उत्तर से दक्षिण अरेंज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, उत्तर वाले को पहला नंबर दीजिएगा और सबसे दक्षिण वाले को चौथा नंबर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्रत्यास्थता से है। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। यंग गुणांक मतलब जवानी का, मतलब जवान होने का गुणांक। कोई कितना जवान है, मतलब कोई वस्तु है, कोई धातु है, कितनी जवान मतलब कितनी मजबूत है, कितनी संगठित है। तो यंग गुणांक जो है वस्तु के संगठित होने की प्रवृत्ति है, मतलब कितनी यंग है, कितनी ठोस है। तो कह रहा है, ऐसे समझिए, रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। कैसे होगा यार? रबर तो आप जान ही रहे हैं। मान लिया ये रबर है, इसका ये सिरा पकड़ेंगे तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, और जब ट्विस्ट हो जाएगा तो यंग मतलब उसकी जवानी कहाँ है उसमें, तो यंग गुणांक जो है क्या होगा? रबर का कम होगा। और यहाँ पर क्या है? कह रहा है कि रबर का यंग गुणांक स्टील से अधिक होता है। तो पहला कथन गलत हो गया। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। अपरूपण गुणांक क्या होता है? शेयर मॉडुलस जिसको कहते हैं। कोई तार है और तार कितनी आसानी से मुड़ जा रहा है, तो जितनी आसानी से मुड़ जाएगा उसका अपरूपण गुणांक उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर क्या है? कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, सही है। तो इस तरह से केवल और केवल दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो यंग गुणांक और अपरूपण गुणांक लगभग एक जैसे हैं, दिमाग में बिठा लीजिएगा। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो एम, और एम के बाद क्या आता है? आर, MNOPQR। लेकिन गिनती की शुरुआत प्राय 1 से होती, लेकिन यहाँ पर 2 से करेंगे। तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन विधिवत कब हुई थी? 1881 में। ये एम फॉर म्यू, आर फॉर रिपन। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, ये आप बताइएगा। और ये 2011 की जो जनगणना है भारत की, ये 15वीं है और आज़ाद भारत की 7वीं है। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको देख लीजिएगा। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? 1972 में। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है। कह रहा है कि यह अधिनियम केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? नहीं, जंगली जानवरों की तो सुरक्षा करता ही है, लेकिन लोग बंदी बना के जानवरों को जो है प्रदर्शन उनसे करवाते हैं और पैसा कमाते हैं, उसके खिलाफ भी है। तो बंदी जानवरों के खिलाफ भी है, जंगली जानवरों के खिलाफ भी है। तो ये कथन गलत है। जैसा आप देखते होंगे यूट्यूब पे लोग शेर को पालते हैं विदेशों में, खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं, चीते को पालते हैं। अपने यहाँ अपराध है इस एक्ट के तहत। दूसरा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना? नहीं दोस्त, इसका भी संरक्षण है। जंगली के साथ साथ जो बंदी हाथी हैं उनका संरक्षण करना। ठीक, बंदी हाथी देखो पालना दूसरी बात होती है और प्रदर्शन के लिए रखना वो दूसरी बात है। तो दोनों कथन जो हैं इसके गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में अरेंज करना है। सबको पता है, बच्चा सवाल है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर उत्तर प्रदेश का और फिर केरल का। एक मिनट, अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का क्रम डिसाइड करना है। तो यूपी का अपने सबसे कम हो जाएगा और इस तरह से केरल का हमसे ज़्यादा है, यूपी का 829 है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
लेकिन यार सी कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860 और यूपी। देखिए ये यार इन्होंने गलत कर दिया है ना क्वेश्चन, लगभग 5-6 क्वेश्चन इन्होंने गलत किए हैं यार। ये वाईसीटी पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के बारे में विचार करना है। इसकी मेजबानी इंदौर में हुई और दोस्त देखिए इस बार महीना पूछ लिया कि इसका आयोजन कब हुआ था। खैर अब आपको याद नहीं रखना, बस दिमाग में डाल लो। अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। अच्छा क्वेश्चन है। लेक्स लॉकी एक्ट, इसको कहा जाता है कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। क्या था? धर्म परिवर्तन पर उत्तराधिकार कायम रहेगा। उस समय अंग्रेजों के समय ये ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। जो लोग ईसाई हो जा रहे थे, तो जो भारत में परंपरा थी कि तुम अगर दूसरा धर्म अपनाओगे तो तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने इसके खिलाफ एक कानून बना दिया, उसी को कहा जाता है लेक्स लॉकी एक्ट। ठीक है, मतलब तुम अगर ईसाई धर्म अपनाते हो तो तुम्हारे जो मूल बाप हैं, चाहे हिंदू धर्म के हों चाहे जिस धर्म के हों, तुम्हें उनकी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ऐसा ये एक्ट था। और ये कब आया था? और ये आया था, दिमाग से उतर गया है, देख लेते हैं, 1850 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट, रैयत और जमींदार के अधिकार स्पष्ट करने के लिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी, उसके लिए बंगाल में लाया गया था 1885 में। कांग्रेस की स्थापना भी कब हुई थी? 1885 में। आयु की सहमति अधिनियम 1891 में। कौन लाया था? BM मालवारी। उसमें लड़कियों की आयु विवाह के लिए 12 वर्ष तय की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, किसके समय में? कर्जन के समय में आया था। तो इस तरह से जब अरेंज करेंगे तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा देख लेते हैं सही सुमेलित नहीं है। टेल बर्ड पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन सही है, किताब है इनकी। कीन्स की किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है। गुन्नार मेडल की किताब है एशियन ड्रामा, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स की किताब है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये गलत है, ये इनकी किताब नहीं। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही नहीं है, मतलब ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मिरात ए सिकंदरी, मिरात एक तरह का मतलब मिरर, दर्पण। सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। ठीक है, अब यार तुम कहोगे कि है तो गुजरात का सुल्तान, मतलब इसका दिल्ली सल्तनत से संबंध था। सीधा संबंध नहीं था। जब दिल्ली सल्तनत अपने पतोन्मुख की ओर अग्रसर हुई, तब छोटे छोटे सुल्तानों ने, जो इन्हीं के दिल्ली सल्तनत के ही सूबेदार और राज्यपाल गवर्नर वगैरह थे, उन्होंने स्वतंत्र सल्तनतों की स्थापना कर दी थी। ऐसी ही एक सल्तनत थी गुजरात की, जिसका शासक था महमूद बेगड़ा, और इसने लगभग 52 या 56 साल तक शासन किया था। मतलब सिकंदर की तरह महान था सिकंदर, इसीलिए इसको सिकंदर के तौर पे जो राइटर है उसने यहाँ पर कंसीडर किया है। मिरात मतलब उसका दर्पण, उसकी सिकंदरी का दर्पण दिखा रहा है। किसके द्वारा? इस किताब के द्वारा। ठीक है। अच्छा, बेगड़ा का मतलब क्या होता है यार? बेगड़ा का मतलब बेवड़ा तो होता नहीं, बेगड़ा का मतलब है जो 2 किले जीतता हो। तो इसने एक तो चंपानेर का किला जीता था, और एक किला कौन सा जीता था यार, जहाँ पर रुद्रदामन का अभिलेख प्राप्त हुआ था, जो शासक था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। खैर, 2 किले जीतने वाले को गुजराती में बेगड़ा कहा जाता है। अच्छा, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, सुख समृद्धि थी, उसका वर्णन है। तो दोनों कथन दोस्त ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इनकी व्याख्या देख लोगे तो तुम्हें ये जानकारी नहीं मिलेगी। कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? देखो यार, यहाँ पर लॉजिक, आपने एक टाइगर रिजर्व पढ़ा होगा, श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो जहाँ श्री लगा हुआ है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये जो श्रीकाकुलम है, यही कर्नाटक में स्थित नहीं है, तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लॉजिक अच्छा लगा हो तो लाइक करो फटाक से। बेल्लारी कर्नाटक में है, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, शिमोगा भी कर्नाटक में है। तो डी वाला दोस्त कहाँ है? डी वाला आंध्र प्रदेश में है। कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ठीक, इसलिए कहते हैं कि मैप टेबल के एकदम आगे लगा होना चाहिए। अरब प्रायद्वीप आप लोग देखते हैं इस तरह से बना हुआ है, और ये इस तरह से अफ्रीका है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जो देश हैं वो सब अरब प्रायद्वीप के हिस्से हैं। तो इसमें ओमान और यमन आप सब जानते हैं, ओमान यहाँ पे हो गया, यमन ये हो गया। ठीक, कुवैत यहाँ कहीं पे है। सीरिया कहाँ है? सीरिया नहीं है दोस्त यहाँ पर, सीरिया इधर है यहाँ कहीं पे, इसके बाहर। और क्या बचा? इराक।
इराक भी लगभग आधा इराक इसमें शामिल है। तो क्या नहीं है इसमें? सीरिया शामिल नहीं है। तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी 3 शामिल हैं। फिर चंद्रयान 3 से संबंधित क्वेश्चन है, उसकी लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए कौन सा पेलोड जो है उसमें प्रयोग किया गया था? तो उसमें APXS, इस पेलोड ने वहाँ पर सल्फर की मौजूदगी बताई थी, मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था, इसलिए ये क्वेश्चन वहीं से बना के पूछ लिया गया है। फिर क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865। पंजाब नेशनल बैंक 1894, चौथा वाला। अवध कमर्शियल बैंक 1881। बचा क्या? द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ये कब हुआ था यार, इसको देख लेते हैं, 1874। तो इस तरह से जब इनकी गोई आप मिलाएंगे तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक 1865, PNB 1894, अवध 1881 और शिमला वाला 1874। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा, उसके संदर्भ में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। इसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं, इसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है। तो पहला कथन तो ठीक है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो आंसर केवल और केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका मुख्यालय तो मुझे भी नहीं पता है यार, इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में है। तो ये तो आपने एमपीडा पढ़ा, और अपीडा 1986 में स्थापित हुआ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी लगे हाथों आप याद कर ही डालो, अपीडा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कल्याण पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, आप सबको पता है कोरोना टाइम में 2020 में शुरू हुआ था। मिशन इंद्रधनुष टीके लगाने से संबंधित है, 2014 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुई थी, और एक और यूपी की योजना शुरू हुई थी, क्या नाम था? ODOP। आपको ये बताना है कि ये जो जन आरोग्य योजना है ये किस राज्य से शुरू हुई थी। तो इस तरह से जब मिलाएंगे, और मुस्कान स्कीम जो है वो 2021-22 में शुरू हुई थी। देखिए जब मिलाएंगे तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर से कथन और कारण का क्वेश्चन है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। जी हाँ, अकाउंटिंग की बात हो रही है। कोई व्यवसाय आप करते हैं तो उसका लेखा जोखा जो प्रक्रिया होती है उसी को अकाउंटिंग कहा जाता है। तो एक तरह से अकाउंटिंग, उसकी जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसकी एक भाषा है, ठीक है। क्योंकि लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, एकदम सही है। भाषा क्या है? एक माध्यम है सूचना पहुंचाने का। तो भाषा कितना ही काम करता है। तो कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है, गुर्दे की पथरी किसके कारण होती है? तो आप सबको पता होना चाहिए, ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जेलेट्स। अगर ऑक्जेलिक एसिड होता विकल्प में, ये नहीं होता तब भी वही सही होता। फिर से कथन और कारण। लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, क्योंकि उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो आपको लगता है कि कथन और इसमें कोई संबंध है सीधे सीधे जिसके कारण ये फैलती हो, इसका प्रसार होता हो? जी नहीं। दूसरा लक्षण तो है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की और ह्यूमस की, लेकिन इनकी कमी के कारण उसका रंग जो है लाल, पूरा लाल नहीं होता है। ठीक कह रहा है कि प्रसार के कारण। मान लिया ये मिट्टी है ये, और यहाँ पर लाल फेरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पर देखिए ये मिट्टी जो है इतना ही हिस्सा तो लाल हो पाएगा, लेकिन इसका पूरे में प्रसार कैसे होगा? और लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण, जब ये अनुपात एक जगह पर ना होकर पूरे में फैला होगा तभी तो पूरी मिट्टी लाल होगी दोस्त। तो पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के बारे में आपको बताना है, खूब पढ़ा होगा। रूबी लेजर नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था? नहीं, लाल वाले को किया था। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। अब देखो यार, 2 ही गुण पूछे गए हैं और दोनों आगे पीछे करके पूछ लिए गए फंसाने के लिए, तो केवल और केवल कथन 2 सही है। खोज इसकी किसने की थी? 1960 में H. मैमन ने की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उत्सव बताने हैं। हार्निवल महोत्सव या फिर पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हार्निवल पर्व जो है नागालैंड में मनाया जाता है। संगाई पर्व, संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। कौन से पार्क में? केबुल लामजाओ पार्क में। तो संगाई पर्व कहाँ? मणिपुर में। हेमिस पर्व लद्दाख में, क्योंकि हेमिस मठ यहीं पर है। बचा यार राजहंस पर्व, ये हमको नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन ही आंसर दे रहा है अपने आप। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में।
भविष्य के लिए इसको याद कर लेना। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। यूरोप के किस देश की राजधानी नहीं, देखो फिर से मैं कहूँगा कि वही वीडियो देख लेना, ये 2 क्वेश्चन आपके सीधे सही हो जाते अगर उसको देख लेते। यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है। रीगा आप सबको पता लाटविया की राजधानी है। रॉटरडैम यार राजधानी नहीं है, ये एक बंदरगाह शहर है। अभी मैंने पहले ही इसी पेपर में हम लोग इसको पढ़े हैं। रॉटरडैम क्या है? बंदरगाह शहर, राजधानी नहीं है। ज्यूरिख और जागरेब, जागरेब किसकी है? क्रोएशिया की। और ज्यूरिख राजधानी जो है वो किसकी है? स्विट्जरलैंड की। यार ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा नगर है। रीगा लाटविया देश की राजधानी है। जागरेब क्रोएशिया की। रॉटरडैम नीदरलैंड का बंदरगाह। क्या हो गया यार इसमें? हाँ यार इसमें जो है अब उत्तर नहीं बताया ठीक से हम। रीगा लाटविया की राजधानी है, रॉटरडैम राजधानी नहीं है, और क्या नहीं है? ज्यूरिख, ज्यूरिख नहीं है। तो ऑप्शन मतलब 2 और 4 जो है राजधानी नहीं है, तो 2 और 4 मतलब ऑप्शन डी सही आंसर नहीं है। आदिम निर्वाहक कृषि और उसका देश मिलान करना है खूब, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। झूमिंग अपने भारत में भी चलती है झूमिंग कृषि। दक्षिण पूर्व एशिया, भारत किस में है? पूर्वी एशिया में कि दक्षिण पूर्व एशिया में? अब आप बताना। मिल्पा में माँ है तो मैक्सिको में है। लदांग कहाँ है? लदांग श्रीलंका में ना होकर इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रचलित है। तो 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी सही है। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में है, ठीक है। और श्रीलंका में उसको क्या कहा जाता है? चेना, जो झूम कृषि है। फिर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की, युद्धग्रस्त इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। दोनों कथन ठीक हैं, लेकिन अभी जो म्यांमार में भूकंप आया है उसके लिए कौन से मिशन की घोषणा की गई है? चलो यार हम ही बता देते हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा। उसके लिए मतलब वहाँ पर मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए भारत ने जिस ऑपरेशन की शुरुआत की है उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। फिर से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, टेल वर्ड पकड़ना है। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के तौर पर इस्तेमाल होना नहीं, ये किसमें प्रावधान है? आर्टिकल 129। तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी यार आप देख लेना, बाकी सब सही हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पिछवई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? देवकाली, भगवान शिव, कृष्ण, या इनमें से कोई नहीं। देखो पिछवई अभी हम लोग पीछे भी देख चुके हैं यार, ये किससे संबंधित है? ये श्रीनाथ भगवान कृष्ण से संबंधित है, और ये राजस्थान के नाथद्वार शहर में इसको बनाया जाता है। भगवान नाथ की मूर्ति के पीछे लटकाया जाता है। पिछवई जैसे नाम से ही जाहिर है, मतलब पीछे रहने वाली। साइमन कमीशन की बात करें तो ये 2 बार भारत में आया था। एक बार तो सबको पता होगा, बिरले ही लोगों को पता था कि 2 बार आया है। एक दौरा इसका फरवरी में हुआ था और दूसरा हुआ था अक्टूबर में। लेकिन देखिए ये क्या कह रहे हैं, अक्टूबर 1929 से अक्टूबर 1930 नहीं, ये फरवरी से अक्टूबर के बीच रहा। और कब तक? मतलब 2 बार। कब आया? 1928 में ही। पहले फरवरी मार्च 1928 में आया, फिर अक्टूबर 1928 में आया। 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। तो भविष्य में अगर पूछ ले कि रिपोर्ट कब दी, तो 1930 में। गठन कब हुआ था? 1927 को। कितने लोग थे? 7 लोग थे। कितने लोग भारतीय थे ये आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? चलो यार किनारे पे आ गए हम लोग। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में, एकदम सही है। और झांसी में ही जो उत्तर और दक्षिणी गलियारे हैं, मतलब गलियारे कहाँ से यार, जो सड़कें हैं वो दोनों झांसी में ही काटती हैं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी में नहीं, वाराणसी में ही है यार। नहीं, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, वाराणसी में नहीं, सीधे उत्तर ही देख लेते हैं। चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, कृषि प्रणाली अनुसंधान मेरठ में है, वाराणसी में नहीं। वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ में, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में। कर्जन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सत्य है। इसने अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने की अवधारणा दी थी, एकदम सही है। और इसने एक कथन और कहा था, क्या कि मैं कांग्रेस को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ, तो ये कथन भी याद रखना। कलकत्ता निगम अधिनियम की इसने घोषणा की थी, ये भी सही है। और इसने क्या किया था? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 भी अधिनियमित हुआ था इसी समय में, तो दोनों कथन सही हैं। इसने तिब्बत में एक मिशन भी भेजा था, यंग हस्बैंड मिशन, इसको भी याद रखिएगा, यंग हस्बैंड मिशन। तो दोस्त इस तरह से हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लोगों तक शेयर भी कर दो। PDF अगर पाना चाहते हो तो इसी नाम से चैनल है, टारगेट विद पार्थ टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना।
बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।